आज हम बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरिम ऑर्डर दिया है। आज हम उस पर बात करेंगे। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर 128 इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। तो क्या है ये इंटरिम ऑर्डर? क्या ये इंटरिम ऑर्डर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूरी तरह से स्टे करता है? और क्या ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को जो इसमें क्लॉजेस, जो संशोधन जो किए गए हैं, क्या उस पर रोक लगाता है? और क्या ये इंटरिम ऑर्डर मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का और मुस्लिम संस्थाओं का और इंडिविजुअल का ऑन द होल क्या ये इनके फेवर का है? सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर को लेकर बहुत सारी दलीलें चल रही हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग इसको एक जीत के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पे कुछ क्लॉजेस पे स्टे लगा दिया है। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक जीत है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये वाकई ये जीत है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये इंटरिम ऑर्डर आया, क्या मुसलमानों का हित का है, मुसलमानों के फेवर का है? मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जो भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये उनके हित का है? इस इंटरिम ऑर्डर का पैरा 209 यानी 209 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है, क्या कहा है? In totality of the circumstances, we do not find any cases made out to stay the provision of the entire statute। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि जो दलीलें दी गई, जो बहस हुई, जो जिरा हुई, दोनों पक्ष को हमने सुना और ये तय किया, हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि कोई केस ऐसा नहीं बनता कि पूरी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूरी तरह से स्टे किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। The Honorable Supreme Court has made very categorical interim order today. Number one, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Manniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. आज का ये वीडियो लंबा है लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हम आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें टोटल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था वो हमने खुद पढ़ा है और जो दीगर एडवोकेट्स, इंटेलेक्चुअल लोग जिन्होंने इस इंटरिम ऑर्डर पर अपनी अपनी राय दी है और पूरे ऑर्डर को एनालाइज किया है और उसका लबाब निकल के इसका कंक्लूजन क्या आता है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि हर एक आदमी को, हर एक इंडिविजुअल जो मुसलमान है या मुस्लिम संस्थाएं हो, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक रखता है, उसे ये क्लॉज, ये संशोधन, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट समझने में आसानी होगी। तो बराए मेहरबानी गौर से पूरा वीडियो सुने तो आपको मालूम होगा कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही तरीके से इस्तेमाल हो, इसका मिसयूज ना हो और जिस नीयत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के रास्ते में दी है, अल्लाह के रास्ते में वक्फ की है, उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। और इसीलिए हम और आपका और तमाम कौम मिल्लत का, तमाम मुस्लिम समाज का, हर एक का ये जानना जरूरी है कि आज का जो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसमें किस तरीके का संशोधन किया है, क्या न्यू क्लॉज ऐड किए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है क्या ये मुसलमान के फेवर में है या नहीं है, ताकि हम और आपको फ्यूचर डिसाइड करने में आसानी हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 100 से ज्यादा याचिका दाखिल की गई है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ। यानी इसमें टोटल 43 संशोधन किए गए हैं, यानी 43 क्लॉज को चेंजेस किया गया है और तमाम इंडिविजुअल्स का, तमाम मुस्लिम समाज का, तमाम मुस्लिम संस्थाओं का ये एक तरफा मानना था कि ये जो भी 43 संशोधन है ये तमाम संशोधन पे और रोक लगे। ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, सारी पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मेंबर्स को उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें 43 चेंजेस हुए हैं, 43 के 43 को रिजेक्ट करते हैं। इसमें से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो वक्फ के हित का हो। ये वक्फ सारे के सारे प्रावधान जो चेंज किए गए हैं ये वक्फ को लूटने के लिए बनाए गए हैं। ये सबकी स्टेटमेंट थी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, दो पेटिशनर की तरफ से केस लड़ रहे थे और वही सरकार की तरफ से
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों लोगों ने यानी सरकार ने और पिटीशनकर्ता ने अपनी अपनी दलीलें दी, अपने अपने सबूत पेश किए और आर्गुमेंट हुआ, काउंटर आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई, दलील दी गई और तमाम आर्गुमेंट सुनने के बाद में दोनों पक्ष के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह इंटरिम ऑर्डर पास किया है। और इंटरिम ऑर्डर में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 क्लॉज पे स्टे लगाया है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये 3 क्लॉजेस कौन से हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे लगाया है, और उसके बाद में हम आपको यह भी बताएंगे कि बाकी के कितने सारे क्लॉजेस हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई स्टे नहीं लगाया है और वो एज इट इज है जैसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में था, और जिससे बहुत बड़ा और घातक नुकसान हो सकता है पूरी मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का और वक्फ बोर्ड का। सबसे पहला जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे लगाया है वो 5 इयर्स तक का प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति 5 साल तक का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3R। अब 5 इयर्स तक का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसा होगा, किस तरीके का होगा, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे स्टे लगाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे आगे कहा है, आप सुनिए, stay will stand until rules are formed by the state government for providing mechanism for determining whether a person has been practicing Islam for 5 years or not। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल बनाए और ये बताएं कि ये रूल जो 5 इयर्स तक का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसका प्रोटोकॉल क्या होगा, इसकी गाइडलाइंस क्या होगी। तो आप जानते हैं कि ज्यादातर इंडिया में बीजेपी रूल स्टेट्स है, जो बीजेपी एक तो सिंगल है या बीजेपी अलायंस के साथ में है, तो रूल बनाने में स्टेट गवर्नमेंट को कितना वक्त लगेगा, 10 दिन, 20 दिन या महीना। तो अगर एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बना दिया तो ये स्टे भी खत्म और इसके क्या माने। इस तरीके से 5 इयर्स मुस्लिम का तय करना कि वो वक्फ करने के लिए 5 इयर्स का प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। दूसरा स्टे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस इंटरिम ऑर्डर पे किया है वो कलेक्टर्स के अनलिमिटेड पावर्स को कंट्रोल किया है, उस पे स्टे लगाया है। यानी पहले जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 था उसमें कलेक्टर्स को अनलिमिटेड पावर दे दिया था, क्योंकि कलेक्टर अगर एक बार कह दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसी वक्त से वो प्रॉपर्टी वक्फ के हाथ से चली जाएगी, वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे स्टे लगाया है और कलेक्टर्स कैन मेक करेक्शन इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। सोचिए, और फिर इस पे जो आर्गुमेंट किया गया कि इट्स अ वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। डिस्प्यूट होने पर कलेक्टर से ऊपर की रैंक का ऑफिसर एम्प्लॉय किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, और वो कौन अपॉइंट करेगा, जाहिर सी बात है सरकार अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो आप सोचिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर सरकार की तरफ से अपॉइंट होगा क्या वो सरकार के खिलाफ जाने की हिमाकत और हिम्मत करेगा? जाहिर सी बात है नहीं। सर्वे कमिश्नर जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता था स्टेट गवर्नमेंट का, जो सब लोगों से सबूत इकट्ठे करके किसी प्रॉपर्टी को वक्फ पर बनाता था, वो क्या है आज? जवाब है नहीं। अब जो वो होंगे ना कलेक्टर्स, वही वक्फ का सर्वे किया। अगर मैटर यहां भी सॉल्व नहीं होता है तो मैटर ट्रिब्यूनल में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। इसमें कितनी मेहनत होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, कोई नहीं जानता। इट जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इससे आपको साफ तौर पे लगेगा कि शायद ही कोई ऐसा केस हो जो मुस्लिम संस्थाओं ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ के लिए जीता हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ऐसा कोई केस नहीं है। जमात उलमा हिंद हो या और कोई जमात हो और कोई दीगर जमात हो, तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल लगेगा और फिर वक्फ के हाथ से ये प्रॉपर्टी जाती रहेगी। पहले सर्वे कमिश्नर हुआ करता था तो तमाम लोगों से डिटेल तौर पर स्टडी करता, तमाम लोगों से सबूत इकट्ठा करता, एविडेंस लेता, लोगों से पूछता, फिर ये तय करता कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। लेकिन अब इस नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जो कलेक्टर होगा वही सर्वे करेगा। तीसरा संशोधन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे लगाया है वो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो बीजेपी की मोदी सरकार ने लाया था उसमें ऐसा क्लॉज डाल दिया था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 12 नॉन मुस्लिम हो सकते थे और स्टेट वक्फ बोर्ड में
11 में से 7 नॉन मुस्लिम हुआ करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे स्टे लगाते हुए अपने इस इंटरिम ऑर्डर पे ये कहा है कि अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से सिर्फ 4 नॉन मुस्लिम होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम होंगे। तो लोग खुश हो रहे हैं, लोग इसे जीत के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो वक्फ एक्ट 1995 था उसमें एक भी नॉन मुस्लिम का प्रावधान और प्रोविजन नहीं था। मतलब वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम नहीं थे, पूरी मेजॉरिटी, पूरे लोग, पूरे मेंबर्स मुस्लिम थे। लेकिन अब क्या होगा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 4 नॉन मुस्लिम होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 नॉन मुस्लिम होंगे। हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 22 में से 4 सिर्फ नॉन मुस्लिम्स रह पाएंगे और जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स बनेंगे उसमें 11 में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ मान रहे हैं इसे, जिसमें यह है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां अब 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं। It's therefore the violation of Article 26B and 26D of the Constitution of India. वक्फ एक रिलीजियस एंटिटी है। इसी तरह से और धर्मों की और मजहब की अपनी अपनी रिलीजियस एंटिटी है, रिलीजियस बिलीफ है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में 43 न्यू संशोधन किए गए थे, चेंजेस किए गए थे इस बीजेपी की मोदी सरकार द्वारा। तो क्या ये तमाम 43 संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इंटरिम ऑर्डर पे स्टे लगाया है? जवाब है नहीं। Except for few provisions, the entire act court did not find prima facie unconstitutional. वक्फ का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, once a वक्फ is always a वक्फ। जो एक बार वक्फ कर दिया गया वो ता कयामत तक वक्फ रहेगा। तो क्या ये प्रावधान आज के वक्त में है? जवाब है नहीं। पहले वक्फ बाय यूजर था, क्या ये वक्फ बाय यूजर आज है? जवाब है नहीं। पहले सर्वे कमिश्नर वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे किया करता था, वो लोगों से पूछकर सबूत इकट्ठा करके एविडेंस की बुनियाद पर यह तय करता था कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। क्या आज वो प्रावधान है? जवाब है नहीं। जो कलेक्टर होगा वही प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा। पहले वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था, लोग इलेक्ट होके आते थे, यानी एमएलए, एमपी, मुतवल्ली और बार काउंसिल के लोग। क्या वो इलेक्शन का प्रावधान आज के वक्त में है? जवाब है नहीं। अब सरकार यह तय करेगी कि कौन बोर्ड में, यानी वक्फ बोर्ड में कौन मेंबर होगा, उसे चुनकर उसे नॉमिनेट करके सरकार भेजेगी, यानी इलेक्शन का प्रावधान भी खत्म हो गया। All the Waqf board, state Waqf board, there'll be no elections because the act says there'll be no election for MLA category, MP category, Mutawalli category, and also from judicial side. It will be the BJP because they are in power in major states of our country. So they'll be appointing all their own good Johnnies. That is why I feel that even after this today's interim order, BJP will try everything within their means to ensure that the Waqf properties are not protected. वक्फ एक्ट 1995 में पहले सजा का प्रावधान था, यानी सेक्शन 52A मेक्स सर्टेन ऑफेंसेस पनिशेबल एंड नॉन बेलेबल। यानी उसमें इस तरीके से पहले की जो वक्फ एक्ट थी उसमें यह था कि अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कोई भी गैर कानूनी चीज, किसी भी किस्म का मैनिपुलेशन अगर किया गया तो वो अगर उसमें अरेस्ट हुई तो वो पनिशेबल था और नॉन बेलेबल था। तो क्या वो प्रावधान आज के इस न्यू संशोधन बिल में है? जवाब है नहीं। If a person is found guilty of any offense under section 52A, the offense is classified as non-bailable. वक्फ एक्ट 2025 में अगर सजा होती है और अगर अरेस्ट होती है तो वो बेलेबल है। तो किसी भी एंगल से जो ये वक्फ का नया ऑर्डर आया है, इंटरिम ऑर्डर, क्या ये हमारे वक्फ के हित में है या नहीं? रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ डीड ऑन द पोर्टल विद इन 6 मंथ, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। यानी जो ये नया कानून वक्फ एक्ट 2025 आया था, जो बीजेपी की मोदी सरकार ने लाया था, उसमें यह भी एक प्रावधान था कि जो तमाम अनरजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है, वो तमाम को 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो 8 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने लाया था, उसको उस हिसाब से अब तक तकरीबन
5 माह हो चुके हैं और 7 अक्टूबर 2025 को इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। यानी सोचिए, जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी अनरजिस्टर्ड, उसको रजिस्टर्ड करने के लिए भारत सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया था, लेकिन पूरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम संस्थाएं, हम और आप सब तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर देगा और इस कानून को जो मोदी सरकार ने लाया है, इस अमेंडमेंट को स्टे करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। वो कहते हैं ना, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई और 2 इंतजार में। इसी तरीके से मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम संस्थाओं ने, हम और आप सब ने ये आरज़ू में और इंतजार में अपना वक्त गंवा दिया है। और एक क्लॉज जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस इंटरिम ऑर्डर पे स्टे नहीं किया है, वो ये है कि मेंबर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कैन नॉट मेक वक्फ। सेक्शन 3E सब क्लॉज 5 which state that a Muslim member from scheduled tribe cannot make वक्फ। यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर है वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से वक्फ नहीं कर सकता है। इट्स अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। मतलब वो आर्टिकल कहता है कि हर एक आदमी जो इस मुल्क में रहता है उसको ये अधिकार है, उसको ये राइट है। हमारे भारत का संविधान उसको ये राइट, उसको ये अधिकार देता है कि वो अपने मजहब पे चल सकता है, अपने मजहब के अनुसार रिलीजन पे प्रैक्टिस कर सकता है, बोल सकता है, प्रीच कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस इंटरिम ऑर्डर पर स्टे नहीं किया है, वो है सेक्शन 107 ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा पहले का वक्फ एक्ट 1995 का था, उसमें सेक्शन 107 यह कहता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की रहेगी, उस पर ओनरशिप वक्फ की रहेगी, चाहे उस पर किसी का एंक्रोचमेंट हो, किसी का कब्जा हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। लेकिन उस सेक्शन को, उस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया है इस न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे स्टे नहीं दिया है। इसका मतलब हम आपको सरल भाषा में समझाएं तो वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर किसी का कब्जा है और वो कब्जा 12 साल या उससे ज्यादा का है तो ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, वक्फ के हाथ से वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हजारों लाखों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के हाथ से चली जाएगी। यह है असल मकसद और असल मंसूबा जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है ये। और लोग 2-3 चीजों पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस इंटरिम ऑर्डर पर स्टे किया है उस पर खुश हो रहे हैं और उसे जीत बता रहे हैं, लेकिन यह मकसद है असल जहां पर हजारों लाखों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के हाथ से चली जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट क्लॉज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस इंटरिम ऑर्डर पर स्टे नहीं दिया है वो है सेक्शन 3D ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर। जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1995 का था वो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल हेरिटेज साइट्स है। जो पुरानी हेरिटेज है, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जो 100, 200, 300, 400 सालों से वो चली आ रही है, वो गवर्नमेंट की हेरिटेज है, लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है और उस पे ओनरशिप और कंट्रोल वक्फ का ही है। लेकिन उसे इस सेक्शन से हटाकर अब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1995 के तहत लाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी पर वक्फ की ओनरशिप और वक्फ का कंट्रोल चला जाएगा। कोर्ट कहता है सेक्शन 5 सब क्लॉज 6 ऑफ 1958 एक्ट विच परमिट्स सिटीजन टू कंटिन्यू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस सो देयर इज नथिंग टू लूज। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सेक्शन 5 सब क्लॉज 6 के हिसाब से कि जो भी प्रोटेक्टेड एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उस हिसाब से जो भी रिलीजियस की है उसको ये राइट है कि वो वहां पर जा सकता है, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको बताते हैं क्यों। जो वक्फ एक्ट है इज द स्टेट ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। यानी जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप राइट वक्फ के पास है और पूरा कंट्रोल वक्फ के पास है। लेकिन इस नए संशोधन से ये क्या होगा कि इस नए संशोधन से वक्फ की ओनरशिप और कंट्रोल अपनी प्रॉपर्टी से खत्म हो जाएगी, उनके हाथ से चली जाएगी। इससे क्या होगा, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है यानी जो वक्फ का लैंड है, जो हेरिटेज साइट्स है, जो मस्जिद है, जो मदरसे हैं, जो खानकाएं हैं, जो मजारे हैं, जो ईदगाहें हैं और जो दीगर इमारतें हैं, उस पे वक्फ की ओनरशिप और वक्फ का कंट्रोल उस पे से खत्म हो जाएगा।
Therefore, once again, it's a gross violation of Article 25 and Article 26 of the Indian Constitution. और इसी को लेकर जो संभल की जामा मस्जिद का मसला चला है, हमारा आपको सब मालूम है। और एक बीजा मंडल मस्जिद मध्य प्रदेश में, जहां पर हिंदू पक्ष ने यह मांग की है कि हमें मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन दिया जाए अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। It takes away the ownership and control from the waqf, the owner and occupier, without paying any compensation. Thus, it's a gross violation of Article 300A, right to property, depriving the Muslim ownership without paying any compensation. कोई भी और अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी तो क्लियर करे, ताकि आवाम को पता लगे कौन किधर है। कांग्रेस पार्टी के कम लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं। सबसे बड़े तो अहमद पटेल ही थे ना इनके लीडर, उनसे तो हमने 50,000 करोड़ की यहीं इसी करबला को छुड़वाने में कितने आज तक मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा है उसमें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में एक सेक्शन 2 है which says any property at any particular time registered as a trust under any trust law will be outside the purview of वक्फ एक्ट। मतलब महाराष्ट्र है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर वक्फ बोर्ड बहुत देर से बना, बहुत बाद में बना, पहले वहां पर वक्फ बोर्ड नहीं था। तो यानी जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी होती थी वो चैरिटेबल कमिश्नर के अंडर रजिस्टर की जाती थी। तो ये नया कानून कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी उस वक्त में चैरिटेबल कमिश्नर यानी एनी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड की गई थी वो वक्फ से बाहर रहेगी। अब उसको आप वक्फ के अंदर नहीं ले सकते, वो वहीं रहेगी। अब इससे क्या होगा पता है, हम आपको बताते हैं। यानी वो तमाम प्रॉपर्टीज जो चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड कर दी गई थी वो तमाम प्रॉपर्टीज अब वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएंगी। और एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का घर है, हम जानते हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी में बना है। वो यतीम बच्चों का ट्रस्ट था, वो यतीम बच्चों का यतीम खाना था, उस पर वो बना है। अब वो तमाम प्रॉपर्टीज वक्फ से बाहर हो जाएंगी, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू आ जाएंगी। यानी इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि अब जो भी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंदर है, चैरिटेबल ट्रस्ट पे है, वो ट्रांसफरेबल है। और हम जानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। एक बार आपने वक्फ कर दिया तो ता कयामत तक वो वक्फ है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। कोई भी प्रॉपर्टी चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है तो वो ट्रांसफर की जा सकती है। यानी अब मुकेश अंबानी का घर ट्रांसफर हो जाएगा उसके नाम पे और वो वक्फ के हाथ से चली जाएगी। हमने आपको डिटेल तौर पर यह समझाने की कोशिश की है कि जो ये इंटरिम ऑर्डर आया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर, ये क्या है, इसके क्या मतलब है, इसके क्या माने हैं और हमें कितना खुश होना चाहिए और कितना सोचना चाहिए इस पे। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारी संस्थाएं इसे एक जीत के तौर पर, एक खुशी के तौर पर और इसे एक रिलीफ के तौर पर देख रही है। तो क्या वाकई ऐसा है? आप कुछ समझ सकते हैं। ये वक्फ है, ये किसी की जागीर नहीं है, कोई संस्था की, कोई इंस्टीट्यूशन की, ये तमाम लोगों का है। इसीलिए हर एक को, हर एक इंडिविजुअल को, तमाम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या है, जो इंटरिम ऑर्डर आया है ये क्या है, ये कितना रिलीफ है, कितना हमारे फेवर में है। हमें चुप बैठना चाहिए कि हमें संवैधानिक तरीके से इस पे आवाज उठानी चाहिए और पूरी तरह से स्टे करने की मांग करनी चाहिए। और अगर यही इंटरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में तब्दील होता है तो दिस ऑर्डर विल डू इररिपेरेबल हार्म टू मुस्लिम कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया। ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरी मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाएगा अगर ये इंटरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में तब्दील होता है तो। और हम आपको आखिर में बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, अपने जो पैरा 209 में क्या कहा है, उसका क्या माने और क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि हमने सबकी दलील सुन ली, पक्ष की, विपक्ष की, और पूरा समझ लिया, सोच लिया ऐसा, और पूरा देख लिया और सारी दलीलें सुन ली। ऐसा कोई केस नहीं बनता कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पूरी तरह से स्टे किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है द प्रेयर फॉर इम्यून एक्ट इज देयरफॉर रिजेक्टेड। जो आपने मांग की थी, जो तमाम पिटीशन डाले थे इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के संशोधन के खिलाफ, वो आपका प्रेयर, वो आपकी मांग को रिजेक्ट किया जाता है। सारी बहस सुन ली और हम ये अब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कि कोई भी केस नहीं बनता है वक्फ एक्ट को स्टे कराने में, और इसके बाद उसको जीत बता रहे हैं। बेशर्मी की हद है कोई। जमीयत उलमा हिंद ने इस ऑर्डर को
एक रिलीफ के तौर में बताया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस कोर्ट के ऑर्डर को एक उम्मीद दिखाई है और उन्होंने कहा है इंसाफ की उम्मीद अभी भी जिंदा दिखाई देती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद ने कहा है कि हमारी मांग तो थी कि पूरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को रोक लगाई जाए, इस पे सभी संशोधन पर स्टे किया जाए, लेकिन कोर्ट ने एंटायर एक्ट को स्टे नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद कासिम रसूल इलियासी ने इस इंटरिम ऑर्डर पर अपना सेटिस्फैक्शन का इजहार किया है। कांग्रेस के एमपी इमरान प्रताप बरी ने कहा है कि ये इंटरिम ऑर्डर का वेलकम किया है और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट हैज पुट कंप्लीट स्टॉप टू गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी। और कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को एक जीत के तौर पे बताया। उन्होंने कहा वी वेलकम दिस ऑर्डर एज अ विन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ जस्टिस। तो आप सोचिए, ये कुछ तमाम लोग इसको एक जीत के तौर पर, एक रिलीफ के तौर पर और एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। तो हम और आपको डिसाइड करना है कि ये ऑर्डर कितना रिलीफ देने वाला है, कितना राहत देने वाला है, कितना मुस्लिम समाज के, मुस्लिम कम्युनिटी के, वक्फ के फेवर में है और कितना अगेंस्ट में है, ये आप डिसाइड करें। आप तक लीगल तौर पर पूरी चीज आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप तक ये पहुंचाने की, ताकि हर एक इंडिविजुअल को ये समझ में आ जाए कि जो वक्फ इंटरिम ऑर्डर 2025 में आया है ये क्या है और कितना राहत देने वाला है और कितना राहत नहीं देने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।